नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज गया है 13 दिसंबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है तो राजस्थान में वसुंधरा को लगा तगड़ा झटका। भजन लाल शर्मा होंगे राजस्थान के नए डिप्टी। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। बताएंगे आगे वसुंधरा राजे की क्या रणनीति। दूसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में भाजपा के मुख्यमंत्री पर गंभीर और संगीन कई आरोप लगे। कांग्रेस ने अभी से ही मांग लिया इस्तीफा। जी हाँ, मत बताएंगे कैसे बुरे फंस चुकी है भाजपा, कैसे जो है वो कितने गंभीर आरोप, फ्रॉड तक के चार्जेस लगे हैं। तीसरी खबर बताएंगे राज्यसभा में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाला बिल। जी हाँ, 3 राज्यों का चुनाव खत्म, अब राज्यसभा में खेला करने की तैयारी में है। यानी अब सही चुनाव आयोग को बदलने की, चुनाव आयोग का पावर खत्म करने की वाला बिल आया है। विपक्ष कहा करेंगे हंगामा। चौथी खबर में बताएंगे कर्नाटका के बीजेपी विधायक रतन्याल ने फिर खोली पार्टी की पोल, विधानसभा में लगाए गंभीर आरोप। बताएंगे इसके बारे में। अमित शाह का राहुल गांधी ने दिया करारा जवाब, कहा नेहरू ने भारत के लिए अपनी जिंदगी दे दी। अमित शाह को इतिहास नहीं मालूम है, कुछ नहीं मालूम उन्हें। इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में सीएम के नाम के ऐलान के बाद शिवराज का छलका दर्द बोले अपने लिए कुछ मांगने से पहले मैं मरना बेहतर समझूंगा। बताएंगे आखिर ऐसा क्यों कहा उन्होंने, रेकी करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां गाजा में भीषण जंग के बीच का कुछ खबर। लेकिन उससे पहले छोटा सा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है। आखिरकार भजन लाल शर्मा होंगे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा होंगे डिप्टी सीएम। वसुंधरा राजे को लगा तगड़ा झटका। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने मंगलवार को पहली बार विधायक बने भजन लाल शर्मा को राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। इसके साथ ही नए सीएम को लेकर सस्पेंस अब खत्म हो गया है। 25 नवंबर के विधानसभा चुनाव में जयपुर जिले के सांगानेर से चुने गए शर्मा बीजेपी की राज्य इकाई में पदाधिकारी रहे हैं। राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री भी होंगे। पूर्व सांसद दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा दिल्ली से गए पर्यवेक्षक जयपुर पहुंचे और भजन लाल शर्मा का नाम घोषित किया गया है। मंगलवार को शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया है और उनके नाम का प्रस्ताव वसुंधरा राजे ने रखा है। भजन लाल शर्मा राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले हैं और वो बीजेपी के संगठन में लंबे समय से कार्यरत हैं। वे प्रदेश महामंत्री के तौर पर राज्य कार्य करते हैं। पार्टी ने उन्हें पहली बार जयपुर की सांगनेर सीट से चुनाव लड़वाया था और पहली बार में ही वे मुख्यमंत्री बने। मौजूदा विधायक अशोक लोहटी का टिकट काटकर भजन लाल शर्मा को सांगनेर से सीट दी, उन्होंने प्रत्याशी बनाया गया। हालांकि आपको बता दें, एक बार फिर से राजस्थान में बीजेपी के चौंकाने के बाद वसुंधरा राजे को एक तरीके से बड़ा झटका लगा है। अब वसुंधरा राजे के आगे रणनीति क्या होगी, वसुंधरा राजे के विधायक कैसे एक जगह टिक पाते हैं, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। तो कमेंट्स माध्यम से अपने आप सुझाव देना ना भूलें। आखिर क्या रणनीति बीजेपी की, इसके पीछे देखते हैं। अगले और अपडेट निकल के मध्य प्रदेश के मनोनीत सीएम मोहन यादव पर हैं बड़े पैमाने पर हेराफेरी समेत गंभीर आरोप। कांग्रेस ने पूछा, यही है क्या पीएम मोदी की गारंटी। माता सीता का भी कर चुके हैं अपमान। जी हाँ, दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर बीजेपी द्वारा मोहन यादव का नाम घोषित करने के एक दिन बाद कांग्रेस ने उनके ऊपर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी पर तंज कसते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि फिलहाल मोहन यादव के खिलाफ बड़े पैमाने पर हेराफेरी समेत कई गंभीर आरोप लगे हैं। उन्होंने उज्जैन मास्टर प्लान पर सवाल उठाया और पूछा है कि क्या यही राज्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है। एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि चुनाव नतीजों ने 8 दिन बाद बीजेपी ने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना और एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ उज्जैन मास्टर प्लान में बड़े पैमाने पर हेराफेरी सहित गंभीर आरोप लगे हैं। जयराम रमेश ने स्पष्ट कहा कि सिंहस्थ के रिजर्व 872 एकड़ जमीनों में से उनकी जमीनों को लैंड यूज बदलकर अलग किया गया है। और इस बीच उन्होंने कहा कि सिंहस्थ के लिए रिजर्व जमीन में से मंत्री यादव की 29 एकड़ बाहर की है और एक तरीके से ये जमकर करप्शन भी करने वाले हैं जिनको मोदी जी ने लाया है। तो सीधे तौर पर ये चीज़ें उन्होंने कही हुई हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां राज्यसभा में आया चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाला बिल। विपक्ष क्यों उठा रहा सवाल, समझिए। राज्यसभा मंगलवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, सेवा शर्तों और पदावधि संबंधी विधेयक पेश किए गए हैं। विधेयक में चयन समिति में अध्यक्ष के रूप में, प्रधानमंत्री सदस्यों के रूप में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में ये विधेयक प्रस्तुत किया है। इस विधेयक पर बोलते हुए कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि चुनाव आयोग की बात करते समय 4 शब्द निर्भीकता, शुचिता, निष्पक्षता, स्वायत्ता सभी व्यक्तियों के दिमाग में आएंगे। सरकार द्वारा पेश किए जा रहे ये कानून इन 4 शब्दों को बुलडोजर के नीचे कुचलने वाला कानून है। तो सीधे तौर पर उन्होंने ये चीज़ें कही हुई हैं और कहा है कि फिलहाल ये चीज़ें चुनाव आयोग को कुचलने की एक तैयारी जो है वो सरकार कर रही है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां आखिरकार नेहरू पर भड़के अमित शाह पर भड़के राहुल गांधी। नेहरू ने भारत के लिए अपनी जिंदगी दे दी, अमित शाह को इतिहास नहीं मालूम। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा है कि देश के वास्तविक मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करते हैं।
राहुल गांधी ने फिर जाति आधारित जनगणना की मांग दोहराई है और सरकार पर इस पर चर्चा नहीं करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हिंदुस्तान के लिए अपना जीवन दे दिया, वर्षों तक जेल में रहे। अमित शाह जी को शायद इतिहास की जानकारी नहीं है, वे सिर्फ मुद्दे से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हिंदुस्तान के लिए अपना जीवन दिया, वर्षों तक वो जेल में रहे। इस तरीके से राहुल गांधी ने बात की। ब्रिट ईरान समर्थित हिजबुल्लाह से डील करने की तैयारी में इजराइल, जी हां, नहीं चाहता है 3 मोर्चे पर युद्ध। हौतियों से भी लगाई रहम की गुहार। इजराइल के रक्षा मंत्री योअल गैलबेट ने एक बड़ा बयान दिया है कल, आज तो मंगलवार है, कल का ये बयान है। उन्होंने कहा कि इजराइल हिजबुल्लाह के साथ फिलहाल समझौते के लिए तैयार है। हालांकि गैलेट ने एक बार फिर कहा है कि डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि समझौता लेकिन तभी होगा जब लेबनान से लगे सीमा को सेफ जोन बनाया जाएगा। उन्होंने कहा है हमारी हिजबुल्लाह से कोई दुश्मनी नहीं है, लड़ाई हमारी हमास से है। हमास ने हम पर हमला किया है, इस वजह से हमास को हम नहीं छोड़ेंगे। इस बीच आपको बता दें, इजरायली मंत्री ने समझौते को लेकर ज़्यादा जानकारी देने के लिए फिलहाल मना कर दिया। हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थक माना जाता है और ईरान इजराइल के बीच संबंध कितने तल्ख हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। और यही कारण है कि दूसरे बयान में इजराइल के मंत्री बेनी गेंट्स ने कहा है कि हिजबुल्लाह को लेकर एक बड़े अमेरिकी राजनयिक से बातचीत हुई है। बेनी गेंट्स ने अमेरिकी राजनयिक एंटनी ब्लिंकन से कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सुनिश्चित करना चाहिए कि लेबनान की सरकार हिजबुल्लाह पर दबाव बनाए और वो इजराइल पर होने वाले हिजबुल्लाह के हमले को रोके। इजराइल का कहना है कि उनके उत्तरी क्षेत्र की आबादी हिजबुल्लाह के हमलों के साए में जी रही है। बेनी गेंट्स ने अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से हिजबुल्लाह पर लगाम लगाने की मांग की। यानी केवल रक्षा मंत्री नहीं बल्कि रक्षा सचिव, इजराइल के रक्षा मंत्री, इजराइल के जो रक्षा के मुखिया हैं, वो सारे के सारे जो है वो इस बात को दोहराते नजर आ रहे हैं कि आखिरकार लेबनान समर्थित लेबनान का जो हिजबुल्लाह समूह है उसके डर से हजारों की संख्या में हम कह सकते हैं कि उत्तरी इजराइल के लाखों लोग जो है वो छोड़कर चले गए, यानी पूरा इलाका छोड़ दिया है और वो हिजबुल्लाह के हमलों से जो है वो उत्तरी क्षेत्र में लोग जाना नहीं चाहते हैं। और यही कारण है कि वो हिजबुल्लाह से जो है वो ये चाहते हैं कि हिजबुल्लाह के साथ अगर हम डील कर लेंगे और एक सेफ जोन बन जाएगा तो वहाँ हमले नहीं होंगे, तो लोग जाकर अपने घरों में रह सकेंगे, क्योंकि एक तरीके से शेल्टर्स वाली स्थिति हो चुकी है। आपको बता दें 70,000 के करीब लोग जो है वो कहा जा रहा है कि उत्तरी इलाके में 70,000 के करीब लोग जो है वो डर के मारे, हिजबुल्लाह के डर के मारे जो है उन इलाके में नहीं जा रहे हैं। यही कारण है कि इजराइल बार बार ये दबाव बना रहा है कि किसी तरीके से हिजबुल्लाह से डील हो जाए, एक सेफ जोन बन जाए वो इलाका, तो हमास पर हमला करे। लेकिन हिजबुल्लाह ने क्लियर कट कह दिया है कि जब तक हमास पर हमले यानी पूरी तरीके से हमले बंद नहीं होंगे गाजा पट्टी पर, तब तक जो है वो ये हमले नहीं रुकने वाले हैं। तो ये एक तरीके, और अमेरिका बार बार कह रहा है कि वो हिजबुल्लाह से ना भिड़े, इजराइल हौतियों से ना भिड़े, सिर्फ हमास को अपना टारगेट करे वरना पीटेगा। तो ये चीज़ें साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग, जहां बाइडेन और नेतन्याहू की दोस्ती में दरार। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले हमारे बीच मतभेद है। फलस्तीन समर्थित हमास के खिलाफ युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति और बाइडेन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की दोस्ती में दरार सामने आ गई। ये बात खुद बाइडेन ने सोमवार को स्वीकार की है। उन्होंने नेतन्याहू के साथ अपने जटिल संबंधों की ओर इशारा किया और कहा है कि पीएम एक मुश्किल स्थिति में है और दोनों के बीच वर्षों से और वर्तमान में मतभेद है। इतना ही नहीं, बाइडेन ने यहाँ यहूदी हनुक्का उत्सव के लिए व्हाइट हाउस के एक स्वागत समारोह को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने नेतन्याहू के साथ अपने दशकों पुराने संबंधों को भी याद किया। उन्होंने नेतन्याहू का उपनाम लेते हुए कहा है कि मेरा उनके प्रति स्नेह है, लेकिन मैं तुम्हारे एक बड़ी बात से सहमत नहीं हूं जो तुम्हें कहना पड़े। रॉयटर्स के मुताबिक बाइडेन ने आगे कहा है कि आज भी लगभग वैसा ही है। इजराइल एक मुश्किल स्थिति में है और कुछ इजरायली नेतृत्व के साथ मेरे मतभेद हैं। उन्होंने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया है दोनों के बीच क्या मतभेद। हालांकि हाल ही के हफ्तों में उन्होंने हमास के खिलाफ मौजूदा युद्ध, फलस्तीनियों के साथ व्यवहार जैसे मुद्दों को उठाया और आपत्ति जताई थी। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, एक बार फिर से हम जो यमन के लड़ाके हैं हौती विद्रोहियों ने एक बार फिर से इजरायली जहाज को बनाया बंधक। UKMTO यानी यूनाइटेड किंगडम समुद्री व्यापार संगठन ने किया दावा। दरअसल कल एक बार फिर से यूनाइटेड किंगडम समुद्री व्यापार संगठन ने दावा किया कि लाल सागर में इजराइल की ओर जाने वाले जहाज को यमनी बंदरगाह की ओर जाने के लिए मजबूर किया गया और सीधे तौर पर यमन ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है।
पिछले 48 घंटे में मार्ग बदलने वाला ये दूसरा जहाज है और इस दूसरे जहाज पर कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो इस पर भी जो है वो हौती विद्रोहियों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। लगातार आपको बता दें, लाल सागर से जितने भी जहाज जा रहे हैं वहाँ पर बड़े पैमाने पर देखा जाए तो ना तो उसे अमेरिका कंट्रोल कर पा रहा, ना ही इजरायली सेना। लगातार हौती विद्रोहियों ने उस पर अटैक करके उसे अपने कब्जे में ले रहे हैं, जो कि अमेरिका और इजरायल की एक बड़ी सिरदर्दी बन गई है। एक और अपडेट निकल के आई है, गाजा में इजरायली सैनिकों को कमजोर करने वाली बीमारी सिंगोल बेहद खतरनाक। इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग को 2 महीना से ऊपर हो गया और इसी बीच इजरायल के सैनिकों को एक बीमारी ने घेर लिया है। ये तेजी से फैल रही है। अमेरिकी हेल्थ एजेंसी CDS का कहना है कि इस बीमारी का बैक्टीरिया आसानी से फैलता है और इसके मामले इजरायल के उन सैनिकों में दिखने को मिलते हैं जो गाजा में होने वाले जमीनी हमले में शामिल हैं और इससे कई इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं, जिनको हॉस्टलों में भर्ती कराया जा रहा है और वो युद्ध को बीच में ही छोड़कर वापस लौट रहे हैं। और ये खतरनाक बीमारी है, इससे कई इजरायली सैनिकों के भी मारे गए हैं। इजरायली सैनिक में फैलने वाली बीमारी का नाम सिंगोल बताया जा रहा है। सिंगोल डिजीज है, ये एक तरीके से काफ़ी जानलेवा बीमारी है और यही कारण है कि ये सिंगोल बैक्टीरिया का एक स्ट्रेन है। अमेरिकी हेल्थ सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक सिंगल में संक्रमित यानी अफेक्टेड व्यक्ति के मल के संपर्क में आने से बैक्टीरिया आसानी से फैलता है। एक तरीके कोरोना जैसा ये संक्रमण तेजी के साथ फैलता है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आखिरकार बंद होगा फ्रांस का सबसे बड़ा मुस्लिम स्कूल, सरकार खत्म करेगी कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ, दरअसल फ्रांस अपने सबसे बड़े मुस्लिम हाई स्कूल के साथ अनुबंध समाप्त करने जा रही है। फ्रांस ने यह फैसला प्रशासनिक विफलताओं और संदिग्ध शिक्षा की नीतियों के आधार पर लिया है, जिसके तहत अब मुस्लिम हाई स्कूल को मिलने वाली वित्तीय मदद देना बंद की जाएगी। कुछ समूहों का कहना है कि फ्रांस सरकार के फैसला मुसलमानों पर व्यापक कार्रवाई है। एवरेज स्कूल फ्रांस में 2003 से उत्तरी शहर लीले में है। यहाँ का पहला मुस्लिम हाई स्कूल है जिसने करीब 800 से ज़्यादा छात्र पढ़ते हैं। स्कूल के साथ राज्य का 2008 से अनुबंध है और यहाँ पढ़ने वाले सभी छात्र फ्रांसीसी पाठ्यक्रम का पालन करते हैं। इसके साथ ही धार्मिक क्लासेस भी लेते हैं। हालांकि आंतरिक मंत्रालय के स्थानीय कार्यालय का कहना है कि एवरेज स्कूल प्रशासनिक और वित्तीय कमियों से जूझ रहा था। स्कूल में पढ़ाई भी फ्रांसीसी रिपब्लिकन मूल्यों के मुताबिक नहीं हो रही है। वहीं कार्यालय ने अनुबंध खत्म करने के बारे में ज़्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, राजस्थान से बड़ी खबर निकल के आई है, जहां बाबा बालकनाथ या वसुंधरा राजे या फिर कोई और, राजस्थान का CM कौन। बीजेपी विधायक दल की बैठक आज लगभग क्लियर, तस्वीर होगी साफ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आई है, जहां आखिरकार आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत 3 पर्यवेक्षक आज राजस्थान पहुंचने वाले हैं। लेकिन राजस्थान में सबसे बड़ी बात तो ये निकल के आई है कि अभी भी वसुंधरा खेमे के लोग अभी भी आक्रामक रुख अपनाए हैं। वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व बदलाव की बयार कह रहा है, क्योंकि दोनों राज्यों में जिस तरीके से चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं, किसी भी कीमत पर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। इस बात को केंद्र नेतृत्व क्लियर कर चुका है और यही कारण है कि इस पूरे मामले में अब खबर निकल के आई है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो पूरी तरीके से अब उनको तगड़ा झटका देने की तैयारी में हो और आज बाबा बालकनाथ के नाम पर मुहर भी लग सकती है। ऐसे में समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा है और वसुंधरा राजे सिंधिया के घर के बाहर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। एक और अपडेट, RSS से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने किया बीजेपी सरकार की नीतियों का विरोध। जी हाँ, एक बार फिर से लगातार भारतीय मजदूर संघ ने प्रदर्शन करके बीजेपी की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोला है। RSS से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने यह प्रदर्शन किया है और RSS से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने बीजेपी सरकार की नीतियों का जोरदार विरोध किया है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आखिरकार आपको बता दें अब सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई केजरीवाल सरकार को फटकार। दिल्ली की अदालतों को फंड नहीं देने पर भड़क गया। अब समझिए, दरअसल आपको बता दें बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट को फंड मुहैया न कराने पर इस बार सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने भी सवाल उठाया कि आखिर सरकार फंड जारी क्यों नहीं कर रही। एपेक्स कोर्ट ने सरकार को गुरुवार तक फंड देने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले भी फंड की कमी के चलते अदालत से जुड़ी परियोजनाओं के अटकने की खबरें सामने आ चुकी हैं। इसी बीच CJI चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस JB पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी बेंच में शामिल थे। कोर्ट ने कहा है कि क्या हो रहा है, आपकी सरकार क्या कर रही है। आप दिल्ली हाई कोर्ट को कोई फंड नहीं देना चाहते हैं, आपको गुरुवार तक रुपए देने होंगे और ये एक मॉडल हाई कोर्ट है और उसके तहत उसकी हालत देखिए, जजों की ट्रेनिंग चल रही है और कोर्ट रूम तक नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि हम इसे
गुरुवार के लिए सूचीबद्ध कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर ये चीज़ें जो है वो उन्होंने कही हुई हैं। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें।